तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी लाइफ में बहुत यूजफुल साबित होने वाला है और आपको बहुत नॉलेजेबल लगेगा। आई वुड लाइक टू थैंक अ मैम जिन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की थी। एक मैम थे जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और आप लोग को भी थैंकफुल। आप लोग मुझे अपने कमेंट दो, आप लोग अपनी इच्छाएं प्रकट करो और आप लोग प्लीज खुश रहो, हंसते रहो। तब तक के लिए हम शुरू करते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो का टॉपिक है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और ये किस किस वे में हो सकता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एज वेल एज सबसे मेन क्वेश्चन जो था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आफ्टर सच ऑर्गन सर्जरी। बढ़ते हैं इस नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, लेट्स गो। अब आप जो देख रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये होता क्या है? पहले तो हम इसे जानने के लिए पहले इसकी एक विकिपीडिया जानेंगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। एक ऐसे मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कि एक ऑर्गन जो होता है, नाम की वजह चल रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में खराब हो चुके हैं लेकिन हम उसको किसी और बॉडी से, यानी कि जो डोनर है उसका, जो डोनेट कर रहा है अपने ऑर्गन, उसकी बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी में लगा रहे हैं, जिसके ऑर्गन जो है वो रिमूव, यानी कि डिफॉल्ट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, या फिर क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। इन केस दे आर नॉट वर्किंग, so we have to transplant the organ in such a case that we can save the health of that particular patient, or we can save the life of that particular patient to replace a damaged and missing organ. The donor and recipient may be at the same location. जो donor और recipient होते हैं वो same location पे हो सकते हैं, और organ may be transported from donor side to another location. जो donor और recipient होते हैं may be at the same location, मतलब कि वो या तो same species के, same location के हो सकते हैं, मतलब कि same blood group के हो सकते हैं, लेकिन या फिर वो अलग अलग लोकेशन, यानी कि अलग अलग जगह के रहने वाले भी हो सकते हैं। Organs and tissues that are transplanted within the same person body are called autograft. एक इंसान के अंदर, जो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जिसकी एक सेम स्पीसीज होगी, या फिर मेरे ही अंदर मेरा ही एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करके कहीं और लगाया जा रहा है, किसी इन केस की वो मिसप्लेस है, किसी इन केस की वो डिफॉल्ट सर्जरी की वजह से खराब हो चुका है, या फिर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज की वजह से जो उसकी जो पोजीशन है वो गलत हो चुकी है, या फिर वो डबल हो चुका है, फ्यूज्ड है, या फिर वो इमेच्योर है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस क्राइटेरिया बीइंग फॉलोड। उसकी वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन, यानी कि जो एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन है, उसे फिर से ट्रांसप्लांट करना है, तो उसे बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट, अगर हमारी बॉडी के अंदर करेंगे। लेकिन अगर वो दो सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिमन, एक पर्टिकुलर पर्सन और एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस पे एक्सपेरिमेंट हुआ जा रहा है, तो बिटवीन टू सब्जेक्ट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनके अंदर क्या हो सकता है, ट्रांसप्लांट हो सकता है। मेरा ऑर्गन निकाल के आपके ऑर्गन में लगा दिया, या फिर आपका ऑर्गन निकाल के मेरे ऑर्गन में लगा दिया, एंड दैट्स ऑल। आप इसे प्लीज सीरियसली मत लेना। मैं चाहता हूँ कि आप सब हेल्दी रहो, खुश रहो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ताकि आपको हेल्दी रहने और आपको खुश रहते रहो, है ना। सबको खुश रखेंगे, फैमिली बनाएंगे बहुत बड़ी। ऑर्गन दैट हैव बीन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड, जो ऑर्गन जो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, वो हो चुके हैं, किडनी हो चुका है, हार्ट हो चुका है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, थाइमस, यूट्रस। थाइमस को आप थैलेमस से मत करना कंफ्यूज। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो थैलेमस को थाइमस से कंफ्यूज करते हैं। थाइमस जो है वो हमारे चेस्ट में रहता है, हमारे चेस्ट की एक्टिविटीज के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो थैलेमस होता है वो हमारी ब्रेन में रहता है, विच परफॉर्म द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द बोथ द बोन्स। जो हमारे ब्रेन की कॉर्टेक्स होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों जो पार्ट होते हैं, हेमिस्फीयर्स होते हैं, उनके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए थैलेमस यूज होता है। जो राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट को कंट्रोल करता है। नर्व्स एंड वेन्स को भी हमारी टिश्यू इंक्लूड, टिश्यूज की अगर हम बात करें तो बोन्स हो सकती हैं, टेंडन्स जो कि बेसिकली हमारे मस्कुलोस्केलेटल ग्राफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि टेंडन्स वो होते हैं ऐसे जॉइंट, ऐसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बेसिकली हमारे बॉडी में क्या करते हैं, बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं। हमारे जो मांस होता है उसे बेसिकली हमारे बोन से क्या कनेक्ट करते हैं, टेंडन्स करते हैं। वो ऐसे डेंस भी हो सकते हैं, कनेक्टिव भी हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मोस्टली। लूज कनेक्टिव टिश्यू कंसिडरेशन में आते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इन कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया के हमारी आईज के आगे ट्रांसपेरेंट जो होती है ना लेयर, उसे बोलते हैं कॉर्निया, जो कि बेसिकली हमारे आईज में एक मीडियम सेपरेशन का काम करती है, और हमारी बॉडी में, हमारी आईज में क्या करती है, एक इरवेस्कुलर या फिर एवेस्कुलर सिस्टम कंटेन करती है। मतलब इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये एयर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं अपनी लाइक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। स्किन की अगर हम बात करें, स्किन की भी ट्रांसप्लांटेशन होती है, हार्ट वॉल्स की ट्रांसप्लांटेशन होती है, नर्व्स की होती है, वेन्स की होती है। वर्ल्ड वाइड द किडनी आर द मोस्ट कॉमनली ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें, दुनिया भर में किडनी एक मोस्ट कॉमनली ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है। सुना होगा आपने, किडनी बेच दी, किडनी बेच दी। आजकल तो ये फैशन चल चुका है। अपने ऑर्गन्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने किडनी की रिस्पेक्ट करिए। किडनी आजकल एक बहुत ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है। हाँ, किसी को अगर मदद की जरूरत है और आप देना चाहते हैं तो अपने कंसर्न से दीजिए, अपने रिस्पेक्ट से दीजिए।
फॉलोड बाय द लिवर, लिवर के साथ लिवर भी फॉलो, कॉमनली अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड में किडनी भी ट्रांसप्लांटेड हो चुकी है, लिवर भी ट्रांसप्लांट होता है और हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है। कॉर्निया और मस्कुलोस्केलेटल ग्राफ्ट, यानी कि कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया मतलब हमारे आइज के आगे की ट्रांसपेरेंट लेयर जो कि हमारी आइज में प्रेजेंट होती है और वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करती है, उसकी भी ट्रांसप्लांटेशन हो चुकी है इन केस किसी कॉर्निया डैमेज हो गई हो किसी एक्सीडेंटल केस की वजह से। मस्कुलर स्केलेटल ग्राफ्ट मतलब मस्कुलर स्केलेटल मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर फील्ड जिसमें हम स्केलेटन इन विद रिस्पेक्ट टू मसल्स की बात करते हैं। ग्राफ्ट मतलब हमारे ट्रांसप्लांटेशन मतलब मसल और स्केलेटन यानी कि हमारे टेंडन्स की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसमें टेंडन्स की ट्रांसप्लांटेशन है। ग्राफ्ट मतलब ट्रांसप्लांटेशन और ये जो है मस्कुलोस्केलेटल ग्राफ्ट यानी कि मस्कुलोस्केलेटल ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, दीज आर द मोस्ट कॉमनली ट्रांसप्लांटेड टिश्यू, ये मोस्ट कॉमन ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है जिसके लिगामेंट ब्रेक हो गए, किसी के मस्कुलोस्केलेटल ब्रेक हो गए एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके मस्कुलोस्केलेटल यानी कि हमारी मस्कुलोस्केलेटल बॉडी जो है वो करते हैं ट्रांसप्लांट। दीज आउट नंबर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड बाय मोर देन 10 फोल्ड, तो ये जो होते हैं ये मोस्टली 10 फोल्ड्स में होते हैं, ठीक है। 10 फोल्ड मतलब कि आई थिंक 10 स्टिचेस में या फिर 10 लाइक सर्जरीज में होते हैं। 10 फोल्ड मीन्स मोर देन 10, न्यूमरसली अगर हम बात करें न्यूमेरिकली तो ये 10 होते हैं, मतलब कम से कम इसको हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन 10 टाइम्स तो कराना ही पड़ता है। ऐसा होता है कि सर्जरी के बेस पे ऑर्गन डोनर्स में भी लिविंग, ब्रेन डेड और डेड वाया सर्कुलेटरी डेथ। अगर हम बात करें ऑर्गन डोनर्स जो होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, ब्रेन डेड यानी कोमा स्टेट में भी हो सकते हैं और डेड यानी कि डेड भी हो सकते हैं। वो सर्कुलेटरी डेथ होनी चाहिए, यानी कि वो किसी के हार्ट अटैक की वजह से हो सकते हैं, किसी के वैस्कुलर ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, टिश्यू में भी रिकवर्ड फ्रॉम डोनर हु डाई ऑफ सर्कुलेटरी डेथ, जो टिश्यू होते हैं जो सर्कुलेटरी डेथ से डेड होते हैं वो हम रिकवर कर सकते हैं। एज वेल एज ब्रेन डेथ, अगर ब्रेन डेथ हुई है यानी कि ब्रेन में ट्यूमर्स बनने की वजह से, ब्रेन में स्ट्रोक आने की वजह से या ब्रेन में हैमरेज होने की वजह से हुआ है तो भी वो रिकवर हो सकते हैं। आफ्टर 24 आवर्स पास द सेसेशन ऑफ हार्ट बीट, और 24 आवर्स के अंदर यानी कि हार्ट बीट रुकने के 24 घंटे के बीच में हम उसे रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आज हार्ट बीट रुक रही है और हम परसों लेके जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो 24 घंटे के अंदर रेस्पिरेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं एज पर द रेस्पिरेटरी मटेरियल एंड द ग्लाइकोजन बीइंग कंटेंट बीइंग प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। बट अगर हम बात करें 24 घंटे में वो पूरा पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, बिकॉज हमारी एक डाइजेशन 4 घंटे में होती है, तो उसके बेस पे हमारे जो है 6 टाइम डाइजेशन भी होगी, तब भी हमारा जितना भी फैट होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं ड्यू टू द एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोलॉजिकल पाथवेज। अनलाइक ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, मोस्ट टिश्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉर्निया, मोस्टली टिश्यू की अगर हम बात करें विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉर्निया कैन बी प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड फॉर अप टू 5 इयर्स। ये जो कॉर्निया जैसी फील्ड होती है, ये जो कॉर्निया जैसे ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, ये 5 साल तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। मीनिंग इसका मतलब है कि बैंक होते हैं, कॉर्निया बैंक होते हैं, आई बैंक होते हैं, जर्म बैंक होते हैं, जीन बैंक होते हैं, और क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं आगे के फर्दर यूज के लिए। ट्रांसप्लांटेशन रेजेस द नंबर ऑफ बायोएथिकल इश्यूज, ट्रांसप्लांटेशन की अगर हम बात करें तो रेजेस द नंबर ऑफ बायोएथिकल इश्यूज इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये बायोएथिकल ट्रांसप्लांटेशन जो होती है वो बायोएथिकल इश्यूज में हो सकती है, किसी को जरूरत है उसको दे सकते हैं, एक्सीडेंटल केस में दे सकते हैं, इमरजेंसी केस में दे सकते हैं, या फिर डेथ के केस में भी हम उसे यूज कर सकते हैं। किसी की डेथ हो गई है तो वो अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन, अगर उसकी मर्जी हो तो। When and how nobody can force anybody in case of organ transplantation as per the constitution laws and medical laws as well. When and how consent should be given for an organ to be transplanted and payment for organ of transplant, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि मैंने अभी बात की ना आपकी कि वो उसकी कंसेंट से ही हो सकती है, इसमें यह भी बोला गया है कि व्हेन एंड हाउ द कंसेंट शुड बी गिवन, वो जब और जैसे अपना कंटेंट देते हैं, कंसेंट देते हैं कि हमें एक्सेप्ट है कि हम उसको ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, तभी उसके ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, उसकी पेमेंट भी लगती है। अदर एथिकल इश्यूज इंक्लूड ट्रांसप्लांटेशन टूरिज्म, अदर जो एथिकल इश्यूज होते हैं वो होते हैं ट्रांसप्लांटेशन टूरिज्म के बेस पे, जो मेडिकल टूरिज्म होता है, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ जाती है, या फिर कोई और स्पीसीज यानी कि कोई और फील्ड का बंदा या फिर कोई कंट्री का बंदा हमारी कंट्री में दे रहा है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे जाकर हम डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कि क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। मोर ब्रॉडली अगर हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की, तो इसमें ऑर्गन प्रोक्यूरमेंट और ट्रांसप्लांटेशन में अगर इसमें जो होते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंटेंट में, यानी कि सोशली और इकोनॉमिकली भी हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है किसी भी फील्ड में। अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें लोग आजकल अपने ऑर्गन ऐसे ही दान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और गलत प्रॉब्लम है। बहुत गंदी बात है कि सब लोग अपने पैसे कमाने के लिए अपने ऑर्गन दान में दे देते हैं, अपने ऑर्गन डोनेट कर देते हैं, या फिर कहते हैं ना कि किडनी बेच दी, आईफोन चाहिए था तो किडनी बेच दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गन ट्रैफिकिंग बहुत गलत चीज है, जिसमें ऑर्गन अगर आपको आपको पता क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपके ऑर्गन की सर्जरी चाहिए, आपके ऑर्गन की सर्जरी होने की बहुत जरूरत है,
तो जब आपकी सर्जरी हो रही होगी, आपके ऑर्गन निकाल लिए जाएंगे और आपको बिल्कुल ठीक घोषित कर दिया जाएगा और आपके ऑर्गन से काला बाजारी में बेच दिए जाएंगे और आपके ऑर्गन से पैसा कमाया जाएगा। ये बहुत गलत चीज है। किसी भी चीज पे अपनी आंखें खोलिए, क्या हो रहा है क्या नहीं उस पर ध्यान दीजिए और सभी एक्टिविटीज पे नजर रखिए, क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत जगह ऑर्गन की काला बाजारी होती है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लूट मार करके बेचते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत गलत हेल्थ सामना करना पड़ सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अपनी नजर खोलिए और जरा ध्यान से देखिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको पहले 2-3 साल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, वो भी अगर अच्छे डॉक्टर्स हैं तो। ठीक है, बड़े से बड़े डॉक्टर, और अपने सिम्टम्स को अच्छे से गौर कीजिए, रिसर्च करिए उन पे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तब जाके एक सर्जरी के निर्णय में पहुंचिए। यानी कि डॉक्टर ने कहा जाए सर्जरी करो तो सर्जरी करो। डॉक्टर भी इंसान होते हैं, डॉक्टर भी इंसान है और आपको उस निर्णय पे जाना नहीं चाहिए कभी भी। आप समझो उसे कि अगर सच में जरूरत है तो जरूरत है। ये नहीं कि डॉक्टर पे आप खांसी जुकाम लेके जा रहे हो, डॉक्टर ने आपको 50 टेस्ट लिख दिए और आपकी क्या कर दी, आपकी सर्जरी कर दी और क्या निकला, खांसी जुकाम। तो ऐसे समझिए, थोड़ा सा जागृत बनिए और अपने आप को संभालिए कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्या जरूरत है और क्या नहीं। There is also the ethical issue of not holding out false hope of to patient। मैंने यही बताया अभी आपको कि ऐसे एथिकली आपको कोई भी परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कोई भी फॉल्स उम्मीद लगने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरा मेरा ऑर्गन फेल हो गया तो मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, हमारे ऑर्गन हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। वो कैसे कर सकती है हम आपके अभी जानेंगे। हमारे ऑर्गन हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से सर्वाइव करना जानते हैं। वी नो हाउ टू सर्वाइव एंड अ बॉडी इज हैविंग अ प्रॉपर ग्राफ mechanism how to deal with it and how to deal with the problems facing it before transplantation। मैंने क्या है, before transplantation। Transplantation medicine is one of the most challenging and complex areas of modern medicine. Some of the key areas to medical management are the problem of transplant rejection। बिल्कुल, ये नहीं आपका ऑर्गन लिया, ये क्या है, आपका ऑर्गन लिया और आपके ऑर्गन को यहाँ डाला और बॉडी खुश होकर कह देगी कि वाह हमें एक नया ऑर्गन मिल गया। नहीं, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, टी सेल और बी सेल्स होते हैं। टी सेल मतलब थाइमस सेल, बी मतलब बोन मैरो सेल्स, जो कि बेसिकली हमारे ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जब ना डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो से हैबिचुअल होती है ड्यू टू द एम्ब्रियोनिक स्टेज बीइंग डेवलप्ड। बट स्टिल if our body is gone through different type of transplantations regarding the particular transplant being implanted inside our body, then our body will consider it as a threat, due to which it will release different type of T cell and B cell in response to that foreign body। हमारी बॉडी, अब आप क्या बोल गए सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हिंदी में समझाइए। हिंदी में समझाते हैं, चलिए ठीक है। आप सबको इंग्लिश आती है मुझे पता है, आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। लाइक करिए, जल्दी लाइक करिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, ठीक है, हंसी मजाक होना चाहिए। अच्छा, मैं बोल रहा था कि हमारी बॉडी को हल्का हल्का सा खांसी जुकाम भी हो जाए, हल्के से आप फन पॉप भी खा लो, उसमें भी आपकी बॉडी बीमार पड़ जाती है। अब आपकी बॉडी बीमार पड़ती है तो उससे आपकी बॉडी क्या निकालती है, डेड बॉडीज के थ्रू हमारी बॉडीज डेड बॉडीज को स्कैटर आउट करती है और हमारी बॉडीज के अंदर जितना टॉक्सिक वेस्ट होता है उसे एलिमिनेट करके हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज होती है, डेट इज नोन एज टी एंटीबॉडीज एंड बी एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू IgA। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है, टी एंटीबॉडीज, बी एंटीबॉडीज, जो कि फर्दर टाइप की होती है, IgA, IgG, IgM, IgE, IgD। हमारी जो एंटीबॉडीज होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सर्टेन डेडली डिसीजेज एंड फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस। अगर हमारे हल्के से खांसी जुकाम भी हो जाए, हमारी बॉडी तब भी क्या करती है, हल्की सी इन्फॉर्मेशन हमारी एंटीबॉडीज रिलीज करती है। हमारी बॉडी के अंदर हल्की सी फॉरेन बॉडी आ जाए, यानी कि हमारी बॉडी में हल्का सा भी एंटीजन आ जाए, हमारी बॉडी में कोई भी खांसी जुकाम का एंटीजन आ जाए, उस पर भी हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, उस पर भी हमारी बॉडी जो है वो वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज रिलीज करती है। सो टू स्टॉप द इफेक्ट ऑफ दैट एंटीजन, जिससे कि वो हमें खराब ना कर सके, हमारी बॉडी को खराब ना कर सके, हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ तो बड़ा एक ऑर्गन हमारी बॉडी में आ रहा है, मैं हूँ, मैं आपका किंगडम है, आपका घर है, मैं आपके घर के अंदर आ रहा हूँ, आप मुझे तब नहीं आने दोगे। यहाँ मैं 50 लोगों को लेके आ रहा हूँ, आप मुझे तब कैसे आने दोगे। बस वैसी ही बात हो रही है, यहाँ एक सेल हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट होता है या फिर एक एंटीजन आ जाता है, उसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करके उसे मार देती है। यहाँ तो पूरा पूरा एंटीबॉडी की जगह एक पूरा का पूरा ऑर्गन हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी बिल्कुल अमाउंट में अबंडेंस में बनेगी। और इस अबंडेंस में बनने की वजह से क्या होगा, वो हमारे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसे वो एक थ्रेट समझेगी, वो डेंजर समझेगी, एक फॉरेन बॉडी समझेगी जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने आ रही है, जिससे हमारी बॉडी क्या करेगी, उसे डैमेज करेगी, उसे ट्रीट नहीं करेगी, उसे उसे हैबिचुअल नहीं समझेगी। अभी अभी नया नया मेहमान आया है और वो आपके घर को रूल करना शुरू कर दे, आप घर के मुखिया हो, तो ऐसा ही होता है। वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल पाथवेज को एक्टिव कर देते हैं, एंटीबॉडी पाथवेज और इम्यूनो पाथवेज को, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। एज पर द इम्यूनोलॉजी बीइंग सेड, हम जो आई थिंक
साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इम्यूनोलॉजी, और उसके बेस पे क्या कहते हैं, उसके बेस पे वो कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एंटीबॉडी एंड एंटीजन एंड द फॉरेन बॉडी बीइंग एंटरिंग इनसाइड द बॉडी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द हैबिचुअल पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच इट विल बी कंसीडर्ड एज द फॉरेन बॉडी, एंड the different type of antigen and antibody will be released inside the body positively responsible for the damage and the deadly effects being caused on that antigen and that organ, and that organ will not be survived. वो ऑर्गन हमारी बॉडी में हैबिचुअल नहीं होगा, उसकी जगह एंटीबॉडीज और एंटीजन निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट एंटीजन की प्रेजेंस हमारी बॉडी में रहती है, जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडीज जो है वो निकलेगी हमारी बॉडी में और उस ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन, वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी, ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट कर देगी, नहीं चाहिए हमें, साइमन बैक गो बैक। बस वैसे ही जो ट्रांसप्लांटेशन है उसे भी वो रिजेक्ट कर देगी, इम्यून रिस्पॉन्स की वो निकलेगा इम्यून रिस्पॉन्स, और जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा, एंड द नीड टू इमीडिएटली रिमूव द ऑर्गन फ्रॉम द रेसिपिएंट, और जो रेसिपिएंट के अंदर ऑर्गन है वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वरना उसके अंदर ऑर्गन टॉक्सिसिटी यानी ऑर्गन पॉइजनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलेंगे जो कि उसके बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकती हैं। व्हेन पॉसिबल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कैन बी रिड्यूस थ्रू, अभी नहीं बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते हैं, चलो बता देता हूँ। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो होते हैं वो डिफरेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के थ्रू होते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या भैया, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है बेसिकली ऐसी ड्रग्स जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट यानी कि ऐसी इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रोक देती है। आपको सिफारिश लगा दी कि इसकी जॉब लगवा दो, तो सिफारिश से मान गए, आपको सिफारिश लगवा दी, किसी भी फैमिली मेंबर ने सिफारिश लगा दी कि ये तो हमारा भेजा हुआ मेहमान है, इसे घर में रख लो, आप कुछ कहोगे नहीं, आ जाओ घर में आ जाओ। बस वैसे ही होता है इम्यूनोसप्रेसिव में, कि वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी रिलीज करेगी, इम्यून सिस्टम उसे वीक कर देगी, उसे क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी, उसकी जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन साइट्स हैं उसे ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आई है, जिससे हमारी बॉडी 2-3 दिन या एक हफ्ता मैक्सिमम 1 महीना उससे हैबिचुअल हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी उससे पॉप अप कर देगी, और हमारी बॉडी जब तक अपने नॉर्मल स्टेट में आएगी वो तब तक उससे के फंक्शंस का अडेप्ट कर चुकी होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसे अडेप्ट कर लेगी, उसकी बॉडी उसे क्या कर लेगी, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या है, यही तो बताइए। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए नाम का एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है जो कि बनता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनता है एक क्या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जिसे बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि हमारे ग्राफ्ट रिजेक्शन को कम करने के चांसेस रखती है। अगर एडिशनल चांसेस बताऊं तो स्टैटिन जो होता है जो मेनिस्कस परप्यूरस से बनता है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को लो करने में काम आता है, इसकी दवाइयां भी बनती है, ठीक है। और एक होता है हार्ट क्लॉट बस्टर, हमारे हार्ट में जो क्लॉट बन जाता है यानी कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है तो उसे ब्रेक करने का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है, ठीक है। लाइक कर दीजिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, फ्री में मिलती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें, ऑटोग्राफ्ट भी हो सकता है, एलोग्राफ्ट भी हो सकता है, आइसोग्राफ्ट भी हो सकता है, जीनोग्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। और डोमिनो ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है, डोमिनोज वाला पिज्जा नहीं, डोमिनो ट्रांसप्लांटेशन। ऑटोग्राफ्ट की अगर हम बात करें, ऑटोग्राफ्ट आर द ट्रांसप्लांट ऑफ टिश्यू टू द सेम पर्सन। ऑटो मींस सेल्फ, ग्राफ्ट मींस ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि भैया ये आ गया टर्म, ये आ गई टर्म ऑटो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ऑटोग्राफ्ट्स आर द ट्रांसप्लांट ऑफ टिश्यू, यानी कि एक ऐसा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यू या ऑर्गन जो कि बेसिकली हमारी बॉडी में सेम पर्सन यानी कि हमारी ही बॉडी से हमारी ही बॉडी में होता है। समटाइम सेम स्पीशीज में भी हो सकता है। समटाइम दिस इज डन विद सरप्लस टिश्यू एक्सट्रैक्शन दैट कैन रीजनरेट। कुछ ऐसे टिश्यू यूज करते हैं जो कि रीजनरेट कर सकते हैं, ऐसे सरप्लस टिश्यू जो कि स्टॉक में होते हैं, जो ऐसे क्रायो प्रिजर्व्ड होते हैं। क्रायो प्रिजर्व मतलब 196 डिग्री -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं उसे बैंक्स में। वो वाले पैसे वाले बैंक नहीं, ऑर्गन बैंक्स होते हैं, ऑर्गन जिनके अंदर बैंक स्टोर होते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज होती है ना, वैसे ऑर्गन स्टोरेज होती है। टिश्यूज हो सकते हैं, ऑर्गन हो सकते हैं। मोस्ट डेस्परेटली नीडेड एज एग्जांपल स्किन ग्राफ्ट, स्किन ट्रांसप्लांटेशन हो सकते हैं, वेन एक्सट्रैक्शन हो सकती है, सीए फॉर सीएबीजी, ठीक है। सीएबीजी मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी जिसे हम बोलते हैं। समटाइम्स एन ऑटोग्राफ इज डन टू रिमूव द टिश्यू। कुछ टाइम पे ऑटोग्राफ जो होता है वो टिश्यू को रिमूव करने में यूज होता है, एंड ट्रीटेड और द पर्सन बिफोर रिटर्निंग इट, ठीक है। ये जो होता है ये किसी टिश्यू को रिमूव करने के लिए होता है जो कि हमारी बॉडी में डेफिनेटली क्या होता है, हमारी बॉडी में डैमेजिंग हो सकता है, एंड देन ट्रीटेड और द पर्सन बिफोर रिटर्निंग इट। और या तो इसे ट्रीट कर लो या फिर इसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन कर लो या फिर इसे ट्रीट कर लो, सर्जरी कर दो। एग्जाम्पल इंक्लूड स्टेम सेल्स ऑटोग्राफ की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल्स होते हैं वो हमारी ही बॉडी में ट्रांसप्लांट होते हैं फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। हमने पढ़ा होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टेम सेल्स जो होते हैं वो प्लेजेंटा के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, रिकवरिंग का काम करते हैं। कभी चोट लग जाए तो कैसे भर जाती है, स्टेम सेल्स की वजह से। एंड रिस्टोरिंग ब्लड इन एडवांस ऑफ सर्जरी, और सर्जरी को क्या करें हम, रिस्टोर कर ले ब्लड को, ठीक है। इनरेशन प्लास्टिसिटी, बस ये रोटेशन प्लास्टिसिटी में एक डिस्टल जॉइंट होता है जो कि बेसिकली रिप्लेस कर देता है प्रॉक्सिमल वन से
प्रोक्सिमल डिस्टल क्या है सर? डिस्टल पिछले वाला पार्ट होता है, प्रोक्सिमल आगे वाला पार्ट होता है। जो पिछले वाला जॉइंट होता है ना, रोटेशन प्लास्टी में क्या होता है? रोटेशन प्लास्टी जैसे एंजियोप्लास्टी होती है ना हार्ट की सर्जरी, वैसे रोटेशन प्लास्टी होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की सर्जरी, जिसमें हमारे पीछे वाला पार्ट निकाल के आगे लगा देते हैं, पीछे वाला जॉइंट निकाल के आगे लगा देते हैं। टिपिकली फुट और एंकल जॉइंट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नी जॉइंट। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना, कुछ कुछ पार्ट होते हैं जो हमें सपोर्ट करने में काम आते हैं, जैसे हमारी कूनी होगी, ये नीज होगी, या फिर हमारी एडी होगी। हमारी एडी जो होती है ना, वो हमारे पीछे होती है, जो हमें सिर्फ सपोर्ट करने का काम करती है। वो इतने डेवलप हो चुके होते हैं कि उसके जो सेल होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं। तो उसे क्या करें हम, उनके जो पीछे वाली एडी के जो मसल्स है ना, उसको निकाल के, कभी हमारा नी मसल डैमेज हो जाए, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो, हमें जो पटेला बोन होती है वहां पे, उसकी जो नी मसल डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम एडी की यानी कि जो पीछे होती है ना नी, ये जो फुट और एंकल होता है, फुट और एंकल मतलब हमारे पैर और एडी, इनके जॉइंट्स निकाल के क्या कर सकते हैं हम, नी जॉइंट्स यानी कि ये गोड्डों में लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे गोड्डा जो है वो फिर से रिकवर कर जाएगा। द पर्सन फुट इज स्वेयर्ड एंड रिवर्स्ड, द नी रिमूव एंड द टीबिया जॉइंट विद फीमर। ठीक है, क्या कर दिया इन्होंने, पैर में जो जितने भी मसल्स थे उसे रिवर्स कर दिया, और जो नी यानी कि गोड्डों के जो मसल्स थे उसको निकाल के टीबिया यानी कि गोड्डों से नीचे जो ये पैर से गोड्डे के बीच में जितनी भी टांग ये लेग होती है ना, इसके आगे वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, जो बोन होती है उसे बोलते हैं टीबिया, हड्डी को बोलते हैं टीबिया। जो गोड्डे और पैर के बीच वाली हड्डी होती है उसे आगे वाली हड्डी को बोलते हैं टीबिया, और इसे क्या करते हैं फीमर से रिप्लेस कर देते हैं, जॉइंट विद फीमर। और इस टीबिया को क्या करते हैं हम, फीमर यानी कि हमारी जो थाई मसल होती है ना, हमारी थाई मसल्स उससे ज्वाइन कर देते हैं ताकि वो इजीली उसे सपोर्ट कर सके। एलोग्राफ्ट एंड एलो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? एलो ट्रांसप्लांटेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसप्लांटेशन, मतलब आपकी बॉडी से मेरी बॉडी में या मेरी बॉडी से आपकी बॉडी में, किसी के साथ ऐसा होना। एंड allograft is a transplant of an organ or tissue between two genetically non-identical members of the same species। ठीक है, मतलब कि कोई एक ही सेम स्पीसीज यानी कि होमोसैपियन एक इंसानों के, दो इंसानों के बीच में हो रही है ना, उसे बोलते हैं एलो ट्रांसप्लांटेशन। एक होती है सेम स्पीसीज के बीच में यानी कि सेम इंसान के अंदर अंदर, उसे बोलते हैं ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। एक होती है दो इंसानों के बीच में, तो उसे बोलते हैं एलो ट्रांसप्लांटेशन या एलोग्राफ्ट। मोस्ट ह्यूमन टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांट आर एलोग्राफ्ट। जितने भी मोस्टली जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं ना, वो सारे के सारे एलोग्राफ्ट ही होते हैं। कभी आपने देखा है अपनी बॉडी के अंदर हो रहा है? बहुत कम होता होगा ना, ज्यादातर किसमें होता है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, कभी ऑर्गन डैमेज हो गया, कभी ऑर्गन फेलियर हो गया, क्या करते हैं दूसरे के अंदर से निकाल के अपने अंदर लगा देते हैं, डोनर ढूंढते हैं और डोनर के अंदर से निकाल के अपने अंदर लगा देते हैं। हो गया ये एलोग्राफ्ट, बिल्कुल जी हो गया एलोग्राफ्ट। Due to the genetic difference between the organ and the recipient, genetic difference दोनों में genetic difference होने की वजह से जो रेसिपिएंट की इम्यून सिस्टम होता है वो आइडेंटिफाई करेगा ऑर्गन को, यानी कि जो रिसीव कर रहा है वो, यानी कि मैं रिसीव, अगर आप रिसीव कर रहे हो और मैं दे रहा हूँ, नहीं नहीं सर आप रिसीव करो, हमें नहीं देना, ठीक है चलो आप दे दो मैं रिसीव कर लेता हूँ। या फिर दो इंसान है, ठीक है, ये दे रहा है और ये रख रहा है, यानी कि आप मुझे दे रहे हो, ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मैं रेसिपिएंट हूँ, रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो जो रेसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा उस ऑर्गन को और उसे फॉरेन बॉडी समझेगा, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। सर आप हमें बता चुके हो, बिल्कुल ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, पोस्ट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जिसे हम ग्राफ्ट रिजेक्शन भी बोलते हैं। द रिस्क ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी लेवल। बिल्कुल, जो ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन होती है ना रिस्क में, वो ऐसे रिस्क में होती है जिसमें क्या करते हैं पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी लेवल होते हैं, मतलब कि पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी लेवल जो होते हैं डिफरेंट एंटीबॉडीज इज हैविंग द रिएक्टिव बॉडीज, जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं एक दूसरे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की वजह से, जिसे हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से क्या करती है वो एक दूसरे से रिएक्ट करती है और क्या करती है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन करती है। आइसोग्राफ क्या होता है सर बताइए ना? आइसोग्राफ जो होता है, आइसो मतलब सेम और ग्राफ मींस ट्रांसप्लांटेशन, तो क्या सेम ट्रांसप्लांटेशन होता है? आइए देखिए, एन आइसोग्राफ्ट इज अ सबसेट और एलोग्राफ ऑफ एलोग्राफ्ट। ये एलोग्राफ की एक कंपोनेंट है, जैसे एलोग्राफ्ट होता है ना दो अलग अलग पार्टिकल्स में, बस वैसे ही दो अलग अलग सॉरी ह्यूमंस में, बस वैसे ये उसका एक सबसेट होता है, उसका ही क्या होता है पार्ट होता है, in which an organ or a tissue are transplanted from a donor to a genetically identical recipient, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि जुड़वाओं के अंदर उसको कर सकते हैं। सर आपने तो बोला था सेम के अंदर होता है, होता सेम के अंदर ही है, लेकिन जुड़वा में ऑलमोस्ट जेनेटिकल मटेरियल होता है वो सेम होता है, जिसकी वजह से वो सेम आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर ही होता है। आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम ट्विंस के अंदर होता है, ठीक है जुड़वा। आइसोग्राफ्ट है डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट। जो आइसोग्राफ्ट होता है वो बाकी ट्रांसप्लांटेशन से अलग होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, जो कि बेसिकली while they are anatomically identical to allograft, जो कि एनाटॉमिकली यानी कि बाहर से आइसोग्राफ्ट डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट। जितने भी आइसोग्राफ्ट होते हैं वो बेसिकली अदर ट्रांसप्लांटेशन से डिफरेंशिएट होते हैं, बिकॉज while they are anatomically identical to allograft, अगर वो एनाटॉमिकली यानी कि बाहर शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो शारीरिक रूप से मोर्फोलॉजी बोलते हैं, मैं पूरा बोल दूं,
शारीरिक रूप से मॉर्फोलॉजी होते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से यानी कि जो हमारे अंदर के पार्ट होते हैं, जितने भी बोन्स होती हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं, उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो इसके एनाटॉमिकली अगर हम बात करें आइडेंटिकल टू एलोग्राफ्ट, ठीक है। अगर मॉर्फोलॉजी बात करें तो ये बाकी से ट्रांसप्लांटेशन में अलग है, लेकिन हम एनाटॉमिकली अंदर से बात करें तो वो कुछ एलोग्राफ्ट से सिमिलर है। दे डू नॉट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स, पर इनके अंदर क्या होता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करते। इसके अंदर क्या होता है, सेफ होती है ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और ये ट्विंस के अंदर होती है, क्योंकि ट्विंस के अंदर स्टेम सेल्स इसे पहचान देते हैं जेनेटिक मटेरियल की वजह से। जीनोग्राफ्ट और जीनो ट्रांसप्लांटेशन की अगर हम बात करें, जीनोग्राफ्ट इज अ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। जीनोग्राफ्ट, जीनो मतलब डिफरेंट, यानी कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, एंड ये तो बिल्कुल स्पीसीज ही डिफरेंट हो गया। अभी अभी हुई थी एक, अभी पढ़ेंगे सर, सस्पेंस में तोड़िए। A xenograft is a transplant of organ or a tissue from one species to another. ये बेसिकली जीरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि ऐसा ट्रांसप्लांटेशन होता है जो कि दूसरी स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में होता है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में हो गया, ह्यूमन से एनिमल में हो गया। एन एग्जांपल इज पोर्किन हार्ट वॉल ट्रांसप्लांटेशन, आ गया पोर्किन ट्रांसप्लांटेशन, पोर्किन हार्ट वॉल ट्रांसप्लांटेशन जो अभी अभी हुई थी, वो क्वाइट कॉमन थी इससे और सक्सेसफुल हुई। अनदर एग्जांपल इज पिसिन प्राइमेट फिश टू ह्यूमन ह्यूमन प्राइमेट, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो जैसे पिसिन एक प्राइमेट थी, जिन्होंने जो फिश टू नॉन ह्यूमन प्राइमेट में हुई थी, ठीक है। मतलब एक मछली से नॉन ह्यूमन प्राइमेट में हुई थी, यानी कि बंदर में हुई थी ट्रांसप्लांट ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट्स, ठीक है। पैनक्रियास में हुआ था, पैनक्रियास में उसके पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनके अंदर हुई थी। The later research study was identical to the pave the way for potential human use if successful. However, xenotransplantation is often an extreme dangerous type of transplantation. Xenotransplantation एक बहुत ही dangerous type of transplantation होती है, सुनने में easy लग रही है लेकिन है नहीं, because of the increased risk of non-functional compatibility, क्योंकि अगर वो functional नहीं हुआ या फिर वो organ के अंदर उसे accept नहीं किया या फिर blood group की वजह से difference हो गया या फिर वो फंक्शन करना बंद हो जाता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है एकदम से। रिजेक्शन होती है, डिसीज कैरिड इन द टिश्यू, अगर वो डिसीज हुआ, वो इन्फेक्टेड हुआ, वो उसमें ऑर्गन में कुछ कैंसर हुआ या कुछ भी हुआ तो उसकी वजह से हमें भी कैंसर हो सकता है, हमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन द अपोजिट डायरेक्शन अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू डिवाइस अ वे टू ट्रांसप्लांट ह्यूमन फेटल हार्ट्स, और ये एक वे हुई है, एक रिसर्च चल रही है कि जो ह्यूमन हार्ट के मतलब ह्यूमन फेटल हार्ट यानी कि जो ह्यूमन का फिटस होता है, यानी कि हम जब बच्चे होते हैं और मम्मी की जो मतलब वॉम में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो क्या होता है कि उससे जो उसका हार्ट होता है, किडनी होती है, उसे हम एनिमल में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या फॉर फ्यूचर ट्रांसप्लांटेशन इनटू ह्यूमन पेशेंट, ठीक है। तो आर बीइंग मेड टू डिवाइस अ वे टू ट्रांसप्लांट ह्यूमन फेटल हार्ट एंड किडनी इनटू एनिमल फॉर फ्यूचर ट्रांसप्लांटेशन इनटू ह्यूमन पेशेंट टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ डोनर ऑर्गन्स, ठीक है। कि हम उन्हें बाद में यूज कर लेंगे ह्यूमंस के, कि पहले हम फिटर के हार्ट को क्या करेंगे, एनिमल्स में डालेंगे, ह्यूमन के फिटर को यानी कि ह्यूमंस के हार्ट को जब वो अंदर होंगे माँ के गर्भ में, तब वो क्या करेंगे, उसे ह्यूमन एनिमल्स में डालेंगे और उसके बाद वो उसे क्या डालेंगे, ह्यूमन पेशेंट्स टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ डोनर ऑर्गन्स। डोमिनो ट्रांसप्लांट्स की अगर हम बात करें, डोमिनो मतलब डोमिनोस पिज्जा नहीं, डोमिनो ट्रांसप्लांट, इसमें क्या होता है, दो दो मींस दो ऑर्गन्स की एक साथ करें, मतलब कि अगर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें जिसमें एक जो लंग होती है वो फूल जाती है और एक जो लंग होती है वो श्रिंक हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट डिसलोकेट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें इन पीपल विद सिस्टिक फाइब्रोसिस वेयर बोथ लंग्स नीड टू बी रिप्लेस, जिसमें दोनों के दोनों लंग्स रिप्लेस होती है, उसमें क्या होता है कि इजियर कंपैरिजन होता है कि दोनों के दोनों लंग्स को अगर डालना है तो पूरा का पूरा सेट जो है वही गिफ्ट कर दो, है ना। एक बोतल गिफ्ट करने से अच्छा पूरा का पूरा सेट ही गिफ्ट कर दो। बस वैसे ही ये टेक्निकली इजियर होता है, हाई रेट ऑफ सक्सेस में सक्सेसफुल भी होता है टू रिप्लेस बोथ द हार्ट एंड लंग्स ऑफ द रेसिपिएंट विद दोज ऑफ द डोनर एज द रेसिपिएंट ओरिजिनल हार्ट इज यूजुअली हेल्दी। और क्योंकि रेसिपिएंट का ओरिजिनल हार्ट जो है वो हेल्दी है, यानी कि सिर्फ लंग लंग ट्रांसफर हो रही है ना, एक हार्ट जो है वो तो उसका हेल्दी है, तो इट कैन देन बी ट्रांसप्लांटेड इनटू अ सेकंड रेसिपिएंट, ठीक है, इन नीड ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, हम दूसरे रेसिपिएंट में यानी कि दूसरे किसी को जरूरत हो उसमें डाल सकते हैं। देखो ना, ऐसा है ना, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, एक इंसान उसके अंदर लंग्स भी है, हार्ट भी है, वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करने को रेडी है, तो क्या हो गया, अब एक इंसान आता है, वो कहता है कि मुझे तो ना मेरा हार्ट तो सही सलामत है, मुझे लंग्स की जरूरत है। क्या कर दिया हमने, उसके लंग्स भी निकाल दिए, उसका हार्ट भी निकाल दिया, पूरा का पूरा सेट निकाल दिया। उसने कहा भाई मुझे तो लंग्स की जरूरत है, तो हमने उसे लंग्स दे दी और हार्ट अपना स्टोर करके रख दिया। अब दूसरा रेसिपिएंट आता है, दूसरा रेसिपिएंट रिसीव आता है, जो एक पेशेंट आता है, वो कहता है भाई मुझे तो हार्ट की जरूरत है, मेरी लंग्स ठीक है, या फिर मेरे को हार्ट की जरूरत है, तो हम उसे हार्ट दे देंगे, तो दोनों को काम हो गया उससे, है ना, एक तीर से दो निशान, thus making the person with the CF a living हार्ट डोनर, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला जो पेशेंट है उसे हमने एक हार्ट डोनर बना दिया, बिल्कुल जी बना दिया। इन 216 केसेस, 216 अगर 2016 का केस देखें एट स्टैनफोर्ड मेडिकल सेंटर, एक वुमेन जिसको हार्ट लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, हैड सिस्टिक फाइब्रोसिस व्हिच हैड लीड टू वन लंग एक्सपेंडिंग
एंड अदर लंग श्रिंकिंग। ठीक है, एक लंग तो एक्सपैंड होगी और एक लंग श्रिंक होगी, देयर बाय डिस्प्लेसिंग हर हार्ट, जिसकी वजह से उसका हार्ट डिस्प्लेस हो गया, उसका हार्ट अपनी जगह से हिल गया। द सेकंड पेशेंट हु इन टर्न रिसीव देयर हार्ट विद अ वुमन विद राइट एंड वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। ठीक है, लेकिन अगर जो सेकंड पेशेंट की बात देखें तो उसने जो रिसीव किया हार्ट, उसको राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया था, मतलब कि उसका जो राइट वेंट्रिकल था वो ठीक से बंद नहीं हो सकता था या ठीक से खुल नहीं सकता था, which had lead to a dangerously abnormal rhythm, जिसकी वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में फर्क आ रहा था, उसकी जो हार्ट बीट थी उसमें फर्क आ रहा था। द ड्यूल ऑपरेशन रिक्वायर्ड 3 सर्जरी टीम, ये 2 ऑपरेशन होने वाले थे, उसके लिए 3 सर्जरी टीम्स अपॉइंट की गई, इंक्लूडिंग वन टू रिमूव द हार्ट एंड लंग्स, एक ने लंग्स को और हार्ट को रिमूव किया फ्रॉम अ डिसेंट इनिशियल डोनर। सेकंड ने क्या किया, सेकंड रेसिपिएंट डिड वेल एंड हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट 6 वीक आफ्टर देयर साइमल्टेनियस ऑपरेशंस, उनके साइमल्टेनियस ऑपरेशन के बाद वो अच्छे से रहे। बस ऐसे ही इसमें कुछ एग्जांपल्स बता रखी हैं। ठीक है, आप ये अगर पढ़ना चाहते हो तो आप थोड़ा सा पोस्ट करके से पढ़ सकते हो। टिल देन आगे बढ़ते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एपीओ कंपैटिबल इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें, बिकॉज यंग वेरी यंग चिल्ड्रन जनरली अंडर 12 मंथ्स बट ऑफन एज ओल्ड एज 24 मंथ्स डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम, क्योंकि जो वो होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो या तो 2 साल के या जो 1 साल के 2 साल के होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो इट इज पॉसिबल फॉर देम टू रिसीव ऑर्गन्स फ्रॉम अदर वेज और अदरवाइज इनकम्पैटिबल डोनर्स, इट इज नोन एज एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, एबीओ इनकम्पैटिबल मतलब इट इज पॉसिबल फॉर देम टू रिसीव ऑर्गन्स फ्रॉम अदर इनकम्पैटिबल डोनर्स। आराम से, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बता रखा है 1-2 साल का बच्चा है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम की कमी है, उसके अंदर वीकनेस है, उसकी वजह से क्या होगा, चुपचाप चुपचाप उसको गिफ्ट दे दो, वो रख लेता है। ठीक है, लेकिन बड़ों को गिफ्ट दो तो क्या करते हैं, नहीं 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 यार इसकी क्या जरूरत है, अरे रहने दो ना, अरे कहना क्या चाहते हो? है ना, तो वो ऐसे रिजेक्शन करता है। लेकिन छोटे से बच्चे को अगर आप पैसे भी दोगे उसे क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो चुपचाप ले लेगा, है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो चुपचाप क्या करेगा, वो चुपचाप अपनी इम्यून सिस्टम के रिजेक्शन की वजह से, इम्यून सिस्टम उसका वीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, चुपचाप अपने क्या रख लेगा, चुपचाप अपनी वो ऑर्गन्स रख लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इजिली रिएक्ट कर पाएगा। एबीओ मतलब ब्लड ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे, और उसका ब्लड ग्रुप ही जब इम्यून सिस्टम ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या रिएक्ट करेगा, इसलिए ब्लड एबीओ इनकम्पैटिबल भी होता है ना, अगर वो किसी में भी डाल दो, बच्चे में कोई भी डाल सकता है, बड़े में हमें डालना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लड ग्रुप कैसा है और उसके हेल्थ कैसी है, उसका ऑर्गन कैसा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम उसे रिसीव कर पाएंगे कि नहीं। इसलिए ये जो बड़े हो जाते हैं तो उसमें हमें ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है और बाकी सब टेस्ट करने पड़ते हैं, ताकि हमारा ऑर्गन जो है वो हमारे अंदर आ सकता है कि नहीं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कैसे भी डाल सकते हैं, उनकी बॉडी इजिली अडेप्ट कर लेती है उसके अकॉर्डिंग। ग्राफ सर्वाइवल एंड पीपल्स मोर्टेलिटी आर अप्रोक्सीमेटली द सेम। ग्राफ सर्वाइवल होता है ना, इनके ऑर्गन डाल दिया हमारे बॉडी के अंदर, अब हमारे ट्रांसप्लांटेशन के बाद हम कितना जिएंगे वो, और पीपल मोरालिटी और कितना लोग मरते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है बिटवीन एबीओ एंड एबीओ इनकम्पैटिबल और कंपैटिबल। ठीक है, जो एबीओ इनकम्पैटिबल है मतलब कि जो कंपैटिबल नहीं है और जो कंपैटिबल है, दोनों में सेम है, जितने लोग सर्वाइव कर जाते हैं उतने लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, वाइल फोकस हैज बीन ऑन इन्फेंट हार्ट ट्रांसप्लांट, छोटे बच्चों में जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, द प्रिंसिपल जनरली अप्लाई टू अदर फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है वो दूसरे बड़े लोगों में होता है, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, मुश्किल हो जाता है। Most important factors are that the recipient not having isohemagglutinin and they have low level of T cell independent antigens। ये एक प्रोटीन होता है, यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग, जिसे हम यूनोस बोलते हैं। रेगुलेशन अलाउ फॉर एबीओ जो इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांटेशन होती है इन चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज, जिसे हम बोलते हैं आइसोहीमाग्लूटिनिन titers are 1.4 or trans below, and if there is no matching between ABO recipient, compatible recipient, studies have shown that the period under which a recipient may undergo ABO incompatible transplantation may be prolonged by exposure to non-self A and B antigens। कि उसे A and B antigens अगर एंटीबॉडीज नहीं सिक्रीट करती कोई बात नहीं, लेकिन उसके A and B antigens आने के खतरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एंटीजेंस तुम्हारी बॉडी में आते रहेंगे। फर्दर शुड द रेसिपिएंट फॉर एग्जांपल for T type B positive with the type AB positive graft require eventual retransplantation। कि जो टाइप ए बी जो टाइप बी है यानी कि ब्लड बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का ए बी पॉजिटिव के साथ क्या हुआ, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, उसको रिक्वायर करते हैं हम इवेंचुअल रिट्रांसप्लांटेशन। उस पर क्या करेंगे, न्यू ऑर्गन ऑफ आइदर ब्लड, द रेसिपिएंट में रिसीव अ न्यू ऑर्गन ऑफ आइदर ब्लड टाइप। तो जो ए बी है ना, वो क्या करता है, रेसिपिएंट होता है, जो टाइप बी है उसको कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। सिंपल सिंपल मेरे कहने का मतलब है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला बी पॉजिटिव को कुछ भी दे सकते हैं, उसका इजीली अडेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर तो बी है ना, ए एंटीबॉडीज है लेकिन बी एंटीजन तो है। ठीक है, सिंपल है। ट्रांसप्लांटेशन इज ओबीज इंडिविजुअल, जो मोटे लोग होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा फैट होते हैं, वो क्या करते हैं,
until recently, people with obesity were not considered appropriate candidate donor for renal transplantation. जो पहले क्या होता था, जो बहुत ज्यादा फैटी लोग होते थे ना, ओबेसिटी के लोग होते थे, वो क्या करते थे, उनको कंसीडर नहीं करते थे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए या फिर कैंडिडेट डोनर को फॉर रीनल ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। इन 2009 की अगर हम बात करें, 2009 में एक फिजिशियन थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस मेडिकल सेंटर में क्या किया, एक फर्स्ट रोबोटिक रीनल ट्रांसप्लांटेशन की इन एन ओबीस रेसिपिएंट एंड हैव कंटिन्यूड टू ट्रांसप्लांट पीपल विद अ बॉडी मास इंडेक्स ओवर 35, जिसका बॉडी मास इंडेक्स 35 था। जिसको नहीं पता बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, वो मेरी ओबेसिटी वाली वीडियो जाके दूर देखना, ओबेसिटी वाली वीडियो बनाई हुई है मैंने, ओबेसिटी का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, उस पर एक बार जाके देखना, using robotic surgery. As of January 2014, over 100 people who would otherwise have been turned down because of their weight have successfully been transplanted. ठीक है, मतलब कि ओबेसिटी वाले लोगों में भी ट्रांसप्लांटेशन हो चुकी थी, by would otherwise have been turned down, जो कि नहीं भी होती अगर रोबोटिक टेक्नोलॉजी और वेट ना होता, because of their weight has successfully been transplanted. ठीक है, चेस्ट की होती है, एब्डोमेन की होती है ट्रांसप्लांटेशन, एब्डोमेन में ये सब आ जाते हैं। एक चेस्ट मतलब जो हमारे चेस्ट पोर्शन होता है उसके अंदर हार्ट, लंग और थाइमस होते हैं। हमारे एब्डोमेन रीजन में ये सारे होते हैं, किडनी, लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, स्टमक, यूट्रस, टेस्टिस, पेनिस। जो टिश्यू सेल होते हैं या फिर फ्लूइड होते हैं उसमें हैंड, कॉर्निया, स्किन, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, बोन मैरो, स्टेम सेल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड वेसल्स, हार्ट वॉल, बोन, ये सब हो सकती हैं। टाइप ऑफ डोनर क्या हो सकती है, टाइप ऑफ डोनर एक लिविंग भी हो सकता है और एक डिसीज भी हो सकता है। डिसीज मतलब वो वाला डिसीज नहीं, डिसीज मतलब डेड वाला, जो डेड होता है। ठीक है, तो ये एक लिविंग भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म, एक डेड भी हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इसमें क्या है ये देखो, अगर ब्रेन, इसमें बस इतना बता रखा है कि जो लिविंग होता है वो क्या हो सकता है, इसमें वही बता रखा है। ये देखो, ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन में भी लिविंग और हैव डाइड, और ब्रेन डेथ और सर्कुलरी डेथ हमने ऊपर ऊपर पढ़े ना अभी अभी। ये देखो, ये जो ये होते हैं ब्लड बैंक्स होते हैं बिकॉज ऑफ थ्री फैक्टर, द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम नॉन बीटिंग डोनर, द एबिलिटी टू बैंक टिश्यू एंड द नंबर ऑफ ग्राफ्ट अवेलेबल फॉर ईच डोनर ट्रांसप्लांट आर मच मोर कॉमन देन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, यही सब बता रखा है इसके अंदर। almost more than 60 almost more than 60 grafts may be obtained from single tissue donor। अगर हम बात करें लिविंग में तो द डोनर रिमेन्स अलाइव। जो टिश्यू लिविंग में क्या होता है, अगर लिविंग होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिविंग है जो जी रहा है इंसान, उसने अपना ट्रांसप्लांटेशन करना है, अपने मतलब वो दे रहा है, डोनर है वो, लेकिन वो ऑर्गन डोनेट करने के बाद भी जीता है एंड डोनेट्स अ रिन्यूएबल टिश्यू। और क्योंकि जो टिश्यू उसके अंदर बॉडी में बनता रहेगा वो टिश्यू डोनेट कर सकता है, रिन्यूएबल यानी कि जो खुद बनता है और कोई बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो बनता रहता है। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं वो बनते रहते हैं ना, हमारी बॉडी में मसल्स होती है वो बनती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिन्यूएबल टिश्यू डैमेज कर वो सॉरी डोनेट कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, जैसे स्टेम सेल्स हो गए हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। ठीक है, सेल्स हो गए, फ्लूइड हो गया जैसे हम ब्लड कह सकते हैं, स्किन कह सकते हैं, या फिर ऑर्गन भी डोनेट कर सकते हैं, इन विच द रिमेनिंग ऑर्गन कैन रीजनरेट और टेक ऑन द वर्कलोड ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन। जैसे एक दो किडनी होती है, एक किडनी हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि देने भाग जाओ आप, नहीं। ठीक है, आप सब्सक्राइब करो पहले, मजाक कर रहा हूँ। आप अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, आप ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, उसके बेस पे मैं से आपको बता रहा हूँ कि एक दो बॉडी, अगर ऐसी जो कोई चीज है जिसमें दो हमारे ऑर्गन्स हैं और एक ऑर्गन के ऊपर वर्कलोड आ भी गया तब भी हमारी बॉडी सर्वाइव कर जाएगी, तो हम उसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी सिंगल किडनी डोनेशन, दो किडनी होती है, एक डोनेशन कर दी। पार्शियल डोनेशन ऑफ लिवर, लिवर है उसका छोटा सा पार्ट कर दिया, क्योंकि लिवर जो है वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, लिवर इज ऑलरेडी अ रीजनरेटिव ऑर्गन, तो लिवर जो है वो रीजनरेट कर सकता है, तो उसका छोटा सा पार्ट दे दिया जिससे बाइल सेक्रेट हो सके। लंग लोब, लंग भी दो होती हैं, एक लंग दे दी। स्मॉल बोवल, इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, एक इंटेस्टाइन दे दिया या फिर एक पार्ट दे दिया इंटेस्टाइन का। ठीक है, रीजनरेटिव मेडिसिन में वन डे अलाउ फॉर लेबोरेटरी ग्रोन ऑर्गन्स। जो रीजनरेटिव मेडिसिन होती है वो क्या करती है, उस ऑर्गन को रीग्रो करने की शक्ति दे सकती है, पावर दे सकती है, यूजिंग पर्सन ओन सेल वाया स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स की मदद से उसे फिर से ग्रो करा सकते हैं, और हेल्दी सेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गन। ठीक है, फॉलोइंग ऑर्गन मतलब जिस भी ऑर्गन को हमने कंस्ट्रक्शन या फिर स्टोरेज में लिया है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी सेल्स को यूज करके नए ऑर्गन्स को जीवित कर सकते हैं। डिसीज ऑर्गन की अगर हम बात करें तो डिसीज ऑर्गन फॉर्मली कैडेवरिक, कैडेवरिक मतलब आर पीपल हु हैव बीन डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, जो कि डेड होते हैं, ब्रेन डेड कोमा में भी हो सकते हैं। उस ऑर्गन आर केप्ट वायबल बाय वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर पे हैं, और अदर मैकेनिकल मैकेनिज्म से हम उन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। Apart from brainstem dead donors who have formed the majority of deceased donors for the last 20 years, there is increasing use or of after circulated dead donor। मतलब कि जो डेथ हो चुके हैं उनके भी कर सकते हैं हम इजीली, उनकी बॉडी काम कर रही होती है, 24 घंटे के अंदर या फिर कुछ एक दो दिन के अंदर हम कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम मत लगाना। ठीक है,
लोअर ग्राफ्ट सर्वाइवल देन दोज ऑफ डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ। बस इसमें यही सब बता रखा है कि उसके अंदर लोअर ग्राफ्ट सर्वाइवल होता है, मतलब कि आपकी बॉडी जो डेड हो चुकी है, देखो अगर लिविंग है तो उसकी बॉडी ज्यादा टाइम तक जिएगी क्योंकि वो वर्किंग कंडीशन में होगा, लेकिन जो डेथ होता है वो डेड हो चुका है, उसके ऑर्गन्स की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। इसकी वजह से क्या होता है, उसके ऑर्गन्स हम वो कर सकते हैं, हम उसकी क्या कर सकते हैं, उसके ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके ऑर्गन से ज्यादा जीने में मदद नहीं करेंगे, वो एक टाइम तक ही जी सकते हैं। वो कैसे जिएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो कितने टाइम तक, बताता हूँ। ठीक है, इसमें बस ये सब बता रखा है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं वो क्यों होते हैं, मतलब क्यों क्या होते हैं जिसमें जरूरत पड़ती है, और ऑर्गन रजिस्ट्री यानी कि क्या कराना पड़ता है, कितने केसेस होते हैं। ठीक है, इन 1984 द नोटा वाज पास्ड, इट गेव वे टू द ऑर्गन प्रोक्यूरमेंट एंड ट्रांसप्लांटेशन नेटवर्क व्हिच मेंटेन द ऑर्गन रजिस्ट्री। ठीक है, इनमें यही सब बता रखा है। बाकी अगर मैं इस पे आऊँ, रीजन फॉर डोनेशन एंड एथिकल इश्यूज की अगर हम बात करें, लिविंग रिलेटेड डोनर्स की अगर हम बात करें, डोनेट टू फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड इन विच होम दे हैव इमोशनल इन्वेस्टमेंट, द रिस्क ऑफ सर्जरी इज ऑफसेट बाय द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉट लूजिंग समवन रिलेटेड टू देम और नॉट सीइंग देम सफर द, मतलब वही बस ये इमोशनल बातें होगी कि जो फैमिली होती है वो फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं, उनके साइको जो सर्जरी का पेन होता है वो साइकोलॉजिकल पेन से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, और साइकोलॉजिकल पेन जो होता है वो बड़ा होता है, उसकी इमोशंस हैं उनकी फैमिली को बचाना ही होगा, ये सब बता रखा है इसमें। अगर हम पेयर्ड एक्सचेंज की बात करें, तो पेयर्ड एक्सचेंज इज द टेक्निक ऑफ मैचिंग विलिंग लिविंग डोनर्स टू कंपैटिबल रेसिपिएंट। इसमें कंपैटिबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी का भी ऑर्गन निकाल के किसी में भी डाल दिया, ये कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पाउस में बी विलिंग टू डोनेट अ किडनी टू देयर पार्टनर। जो स्पाउस है, अब मुझे ठीक से पता नहीं स्पाउस क्या होता है, अगर किसी को पता है तो प्लीज सब्सक्राइब ये कमेंट जरूर करना। स्पाउस में भी विलिंग, किसी को स्पाउस है जो कि बेसिकली डोनेट करने को रेडी है अपनी किडनी टू द पार्टनर, बट कैन नॉट सिंस देयर इज नॉट अ बायोलॉजिकल मैच, और क्योंकि उसके अंदर बायोलॉजिकल मैच नहीं है तो वो कितना भी जोर लगा ले वो किडनी डैमेज नहीं, सॉरी किडनी को वो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। द विलिंग स्पाउस किडनी इज डोनेटेड टू अ मैचिंग रेसिपिएंट। जो जो स्पाउस है, जो विलिंग है कि उसे किडनी देनी ही देनी है, तो वो अपने पार्टनर को नहीं, वो किसी और को दे सकता है जो मैच कर सकता है बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी, बट नॉट पार्टनर। द सेकंड डोनर मस्ट वॉच द फर्स्ट रेसिपिएंट टू कंप्लीट देयर पेयर एक्सचेंज। सेकंड डोनर जो है वो फर्स्ट रेसिपिएंट यानी कि जो पहला रिसीव कर रहा है उसे क्या करना चाहिए, पेयर एक्सचेंज करने के लिए उसकी कंपैटिबिलिटी मैच करनी चाहिए। टिपिकली द सर्जरीज आर शेड्यूल्ड साइमल्टेनियसली स्किन्स वन ऑफ द डोनर डिसाइड्स टू बैक आउट, इसमें कुछ खास नहीं है, एंड द कपल आर केप्ट एनोनिमस फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जब सर्जरी हो रही होती है तो सर्जरी के कुछ टाइम तक उसे दूर रखते हैं दोनों पार्टनर्स को, क्योंकि हमारे ऑर्गन, हमारे एंटीजन आने का खतरा रहता है, हमारी बॉडी में डिसीज आने का खतरा रहता है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसकी वजह से हमें जल्दी डेथ हो सकती है, या फिर जल्दी डेथ तो नहीं हो सकती, बीमार हो सकते हैं हम, सर्जरी के बाद हमें आने नहीं देते इसी वजह से, क्योंकि हमें मिलने नहीं देते, क्योंकि डिसीज होने का खतरा रहता है, अगर सारे एक साथ मिलेंगे तो डिसीज हो सकती है। पेयर डोनर एक्सचेंज लीड बाय द वर्क इन द न्यू, ये बता रखा है बस, इन न्यू इंग्लैंड प्रोग्राम फॉर किडनी एक्सचेंज एज वेल एज जॉन हॉपकिंस। ठीक है, पेयर एक्सचेंज पॉपुलराइज्ड इन न्यू, ये पहले इंग्लैंड में किया गया था। द फर्स्ट पेयर एक्सचेंज ट्रांसप्लांटेड इन द यूएस, यहाँ पे हूँ मैं। द फर्स्ट पेयर एक्सचेंज was in the US was at 2001 by Johns Hopkins Hospital। ये रहा जॉन हॉपकिन हॉस्पिटल, जो कि एक टीचिंग हॉस्पिटल है और एक बायोमेडिकल रिसर्च है, फैकल्टी ऑफ जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन। ध्यान से देख लीजिए आप इसे, ऐसा दिखता है ये। ठीक है, द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी हॉस्पिटल किडनी एक्सचेंज इन्वॉल्व 12 पीपल वॉज परफॉर्म्ड इन दिस, और ये मतलब कुछ बता रखा है बस। ठीक है, इसकी फाइनेंशियल कंपोजिशन क्या होती है, फॉर डेफिनेशन डोनेशन क्या होता है, डोनेशन। अब हम बात करेंगे मैनेजिंग योर हेल्थ आफ्टर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अपने हेल्थ को मैनेज कैसे करें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो तो जाता है, बेटर भी लगता है, लेकिन लेकिन जो हमारी हेल्थ कंडीशन में चैलेंजेस आती है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हमारी मेडिकेशन होती हैं, यानी कि हमारी जो ट्रांसप्लांटेशन होती है उसके बाद हमें एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट मिलता है, जो कि हमारे साइक्लोस्पोरिन ई है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो हमारी बॉडी में क्या करता है, इम्यून सिस्टम को अटैक करने से रोकता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकता है। ये तो मैंने बताया हुआ है इसमें। आफ्टर ऑर्गन रिजेक्शन इज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट, ऑर्गन रिजेक्शन जो है वही बहुत कॉन्स्टेंट थ्रेट है, जो कि हमारी बॉडी का डेंजर साबित हो सकता है। Keeping the immune system from attacking your transplanted organ require constant vigilance. So it's likely that your transplant team will make adjustment to your anti-rejection drug regimen। वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज कि कितने स्ट्रॉन्ग आपको दवाई देनी है। आफ्टर योर ट्रांसप्लांटेशन के बाद इट इज वाइटल दैट यू कीप ऑल योर डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, अपने अपॉइंटमेंट को फिक्स रखिए। अंडरगो एवरी रिकमेंडेड लैब टेस्ट जो बोल रहे हैं उसे रिकमेंड कीजिए, एंड टेक ऑल योर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जो आपको डिस्क्रिप्शन आपको ड्रग्स बोल रहे हैं उसके थ्रू जाइए, उसको खाइए। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक बार एक फार्मासिस्ट से सलाह ले लीजिए, वो मैं बताता हूँ क्यों। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ गुड फार्मासिस्ट हु कैन हेल्प यू
understand your medication, manage your medication schedule, understand how the medicine works, learn about the side effects and interaction. अभी हम बात करते हैं इसके बारे में. रिजेक्शन जो है बहुत स्केरी वर्ड है जो कि अननेसेसरीली डेट यू मीन्स कि जो डोनर का जो ऑर्गन है, भले ही आपकी बॉडी में जो ऑर्गन तो आ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप खुशियाँ क्या बच जाओगे. नहीं, हमारी बॉडी में बहुत चैलेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी में टेक्स प्लेस करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शन कैन बी रिवर्स इफ डॉक्टर डिटेक्ट्स एनी अर्ली साइन. रिजेक्शन जो होती है वो रिवर्स भी हो सकती है अगर आपके डॉक्टर्स ने अर्ली साइन डिटेक्ट किए, मतलब कि आपकी बॉडी में जो रिजेक्शन होती है उल्टा आपका जो ऑर्गन है वो कैंसरस भी हो सकता है, जो डिसीज भी हो सकता है, इन्फेक्शन बेस भी हो सकता है जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करके आपको और भी मार दे. ठीक है. द सिम्टम जो रिजेक्शन क्या हो सकते हैं, द मेडिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट रिजेक्शन की अगर हम बात करें, वेरी बाय द टाइप ऑफ योर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसा होगा वैसे अलग अलग टाइप के क्या होंगे, ऑर्गन टेस्ट होंगे, मेडिकल टेस्ट होंगे, लैबोरेटरी टेस्ट होंगे, सिम्टम्स आएंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द अर्ली सिम्टम ऑफ रिजेक्शन. तो पहले आप स्टडी कर लीजिए किस किस ऑर्गन में क्या क्या रिजेक्शन आती हैं और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं डेट आर स्पेसिफिक टू योर ट्रांसप्लांट. और जैसा आपका ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बेस पे क्या क्या ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू क्या आती है तो वो सिम्टम्स आते हैं. अगर आपको डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है एक रिजेक्शन, देन ही विल फर्स्ट ट्राई टू रिवर्स इट बाय एडजस्टिंग योर मेडिकेशन. सबसे पहले तो वो उनके रिवर्स को जो इफेक्ट होंगे उसे रिवर्स करने की कोशिश करेगा आपके मेडिकेशन को एडजस्ट करके. फॉर एग्जांपल यू मे नीड टू स्विच टू अ न्यू ड्रग. आपकी बॉडी को न्यू ड्रग की जरूरत है यानी कि मेडिसिन की जरूरत है. ऐड अनदर ड्रग. आपकी बॉडी में और मेडिसिन बढ़ जाएंगी. टेक अ लार्जर और स्मॉलर डोज ऑफ मेडिकेशन. आपकी डोज या तो कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आपकी जो बॉडी होगी यानी कि जो टीम होगी ट्रांसप्लांटेशन टीम, वो आपको फ्रिक्वेंटली एक्सेस करेगी, आपके फंक्शन को एक्सेस करेगी ऑफ योर डोनर ऑर्गन. Your doctor will help you develop good health habits to keep your body as healthy as possible. The transplant team also will urge you to keep all wellness checkup. अपने चेकअप्स कराते रहिए टाइम टू टाइम. मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर. अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहिए, वेट को मेजर करते रहिए, कोलेस्ट्रॉल को मेजर करते रहिए. गेट ऑल रिकमेंडेड हेल्थ स्क्रीन और शेड्यूल. अपने जितने भी हेल्थ रिलेटेड स्क्रीनिंग्स हैं उन सबको टाइम टू टाइम देते रहिए. मेडिकेशन का साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है. यू मे एक्सपीरियंस शॉर्ट टर्म मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं. हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस. आपके बाल काफी बड़े हो जाएंगे या फिर काफी कम हो जाएंगे. एक्ने, पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपके फेस पे निशान हो जाएंगे. मूड स्विंग्स. आपके मूड में स्विंग्स हो सकते हैं. आपकी बॉडी में कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको बुरा लगेगा, कभी रोगे, कभी हंसोगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी परेशान होगे. ऐसे होते हैं मूड स्विंग्स. राउंड फेस यानी कि आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा और आपके जो फेस है उसके अंदर चर्बी आने लग जाएगी जिसकी वजह से आपका फेस जो है पूरा गोल हो जाएगा. एनलार्ज गम्स. आपकी जो गम्स है, मसूड़े हैं, वो फूलने लग जाएंगे. वेट गेन. आप मोटे होने लग जाओगे. आप अदर साइड इफेक्ट्स भी ये फील कर सकते हो जैसे डायरिया, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलिवेटेड ब्लड शुगर, इन्फेक्शन. सेल्फ मॉनिटराइज कैसे कर सकते हैं, अपने वेट को चेकअप करते रहिए. वो 2 पाउंड होना चाहिए इन अ डे एंड मोर देन 5 पाउंड टोटल. ठीक है. अगर आप बात करो कि टोटल की, तो एक दिन में 2 पाउंड बढ़ना चाहिए अगर बढ़ भी रहा है तो. और एक महीने में या जितना भी टोटल हो 5 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो आपका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए जिसे हम 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं. कॉल योर डॉक्टर इफ टेम्परेचर इज टू हाई. अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम डॉक्टर को बुला लीजिए. ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर मेजर करते रहिए. ब्लड प्रेशर 120/80 होता है mmHg. ठीक है. पल्स की अगर हम बात करें, चेक योर पल्स डेली. आपकी जो पल्स यानी कि हार्ट बीट होनी चाहिए वो 60 to 100 यानी कि 72 हार्ट बीट्स पर मिनट होनी चाहिए. और आपका जो पल्स रेट होना चाहिए यानी कि जो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट होना चाहिए. आपका रेस्ट अगर हार्ट बीट रेस्ट कर रही है आपकी तो वो अगर जो हाई होगी, अगर आपकी हार्ट बीट इंक्रीज भी हो रही है तो वो 110 से 120 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम नहीं. ब्लड शुगर की अगर हम बात करें तो ब्लड शुगर आपकी मेंटेन होनी चाहिए. ठीक है. अब ये नहीं बताओगे सर ये कितनी होती है, ये आपकी कम से कम, अगर मैं आप तो कोई कमेंट कर दो प्लीज, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है प्रॉपर, मुझे इसका पक्का आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने देखा है तो लोगों को कम से कम 100 90 100 बस इतनी होती है, 100 200 होती है मैक्सिमम. वरना अगर मैं सही हूँ तो लाइक कर दो, अगर नहीं भी हो तो सब्सक्राइब भी कर दो. ठीक है, कर दो, बस अब कर दो. ठीक है. और कमेंट करो शुगर कितनी होती है. एंटी रिजेक्शन ड्रग्स. बोर नहीं हो ना, आगे बढ़ते रहेंगे लाइफ में. कम ऑन, एजुकेशनल चैनल भी है और आगे जाके ब्लॉग भी शूट करेंगे, फिक्र मत करो. सब कुछ आएगा इस चैनल पे. म्यूजिक, ब्लॉगिंग, सब कुछ, एजुकेशनल कंटेंट सब कुछ आएगा इस चैनल पे, आप फिक्र मत करो. ठीक है. आगे जाके और इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे. ब्लड शुगर की अगर हम बात करें, मेंटेन योर ब्लड शुगर. एंटी रिजेक्शन ड्रग्स कैन इंटरेक्ट विद मेनी अदर मेडिकेशन और सप्लीमेंट, सो चेक विद योर ड्रग्स और फार्मासिस्ट. अपने ड्रग्स को दिखा लीजिए. अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको माउथ आपको सूख रहा है, माउथ अल्सर, आपको छाले हो रहे हैं मुंह में, एनलार्ज गम, मसूड़े फूल रहे हैं, ट्यूमर्स हो रहे हैं माउथ में, कैंसर हो रहा है, थ्रश यानी कि एक यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो रही है आपके माउथ में, वो सब. ठीक है. इन बी श्योर टू अवॉइड अनहेल्दी बिहेवियर. आप स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें, कोई भी अनहेल्दी बिहेवियर ना खाएं, कुछ भी जंक फूड ना खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी मेडिटेशन रखें,
मेडिकेशन नहीं बोल रहा, मेडिटेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने मेडिटेशन करते रहें, मेडिटेशन एक्सरसाइज यानी कि मेंटल हेल्थ करते रहें। योर ट्रांसप्लांट डाइटिशियन विल गिव यू टिप्स फॉर अ हेल्दी डाइट। आप हेल्दी फूड खाएं, हाई फाइबर खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, रो कच्चे खाएं, मतलब साबुत धो के खाएं, कच्चे नहीं खाने, मतलब साबुत खाएं। इंक्रीज कैल्शियम बाय ईटिंग लो फैट डाइट डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कैल्शियम है उसे इंक्रीज करें। लो फैट डायरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, लो फैट डायरी प्रोडक्ट्स खाएं। ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाएं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स यानी कि दवाइयां खानी शुरू कर दो। कैल्शियम सप्लीमेंट्स मतलब ऐसी चीजें जो कैल्शियम रिच है, गूगल पे सर्च कीजिए कैल्शियम रिच चीजें। ईट लेस सोल्ट, कम नमक खाएं। प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, अच्छा खाना खाएं। स्नैक्स खाते रहें। स्नैक्स यानी कि फ्रेंच फ्राइज मंगा लिए। स्नैक्स मतलब कुछ हेल्दी हो गया, घर पे कुछ बना लिया, या फिर कुछ नमकीन खा लिया, दूध पी लिया, या फिर फ्रूट खा लिया। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। यू आर टोल्ड टू लिमिट फ्लूड, जब तक आपको फ्लूइड बैलेंस करने को ना बोला जाए, यानी कि आपके बॉडी में जो लिक्विड पार्ट है उसे बैलेंस करने को ना बोला जाए, तब तक पानी पीते रहें। अपनी बॉडी के अनुसार पिए, यानी कि प्यास लग नहीं रही फिर भी पानी पिए जा रहे हैं, ध्यान से। ईट हाई प्रोटीन फूड्स, हाई प्रोटीन फूड खाएं। सॉरी टू से जो नॉन वेजिटेरियन जो वेजिटेरियन है उनके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं भी वेजिटेरियन हूँ। बट आप देखो, अगर नॉन वेजिटेरियन खाने तो फिर आप लीन मीट खा सकते हो, चिकन खा सकते हो विदाउट द स्किन, फिश खा सकते हो, एग्स खा सकते हो, अनसॉल्टेड नट्स खा सकते हो, बीन्स खा सकते हो। सिंपल वेजिटेरियन की अगर हम बात करें, प्योर वेजिटेरियन की, और फ्रूट्स हो सकता है, और वेरियस प्रोटीन होते हैं, जैसे कि नमकीन होते हैं, ओट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बहुत प्रोटीनिशियस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन रिच होते हैं। जो जो प्रोटीन रिच होते हैं उसके नाम लिखिए जल्दी कमेंट में, कमेंट कीजिए जल्दी कमेंट। इंस्टेड ऑफ फ्राइंग योर फूड ट्राई बेकिंग, फ्राई करने की जगह बेक करिए, बॉयल करिए, ग्रिल करिए, ब्रॉयल करिए और स्टीम करिए। मोमोज बना लो स्टीम करके, ठीक है। आफ्टर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट मोस्ट पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्टार्ट देयर एक्सरसाइज प्रोग्राम, एक्सरसाइज करिए, बाइसिकलिंग करिए, जॉगिंग करिए, स्विमिंग करिए एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाउ लॉन्ग डू ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स लास्ट, ये सबसे फेवरेट टॉपिक था कि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स जो है कितनी देर तक रहते हैं। तो किडनी जो है वो 10 से 13 साल तक ग्राफ्ट रिजेक्शन फेस कर सकती है, मतलब 10 से 13 साल तक सर्वाइव कर सकती है, जिसमें 7 से 9 साल तो डिसीज, अगर लिविंग है तो 10 से 13 साल, और अगर डेड है तो वह 7 से 9 साल। लॉन्गेस्ट रिपोर्टेड 60 ईयर्स, सबसे जो लंबे समय तक जो जीवित रह चुकी है वो है 60 ईयर्स। 60 साल तक जो एक पेशेंट है वो किडनी के थ्रू जी सका था। लॉन्गेस्ट ऑन रिकॉर्ड चाइना में, ये ओहियो स्टेट में 32 पेशेंट्स के अंदर ट्रांसप्लांटेशन हुई थी 30 साल में, और वो 44 ईयर्स में क्या किया था, इंक्लूडिंग वन लिविंग पेशेंट हु रिसीव्ड हिज ट्रांसप्लांट 44 ईयर्स अगो, ठीक है। एंड दैट वाज ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन वी कुडंट ड्रीम ऑफ द टेक्नोलॉजी, और जब तक हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये वो का टाइम था, ठीक है। जब हमारे थिंक ऑफ 1976 जब सेल फोन भी नहीं होते थे, ये तब का टाइम था। तो ध्यान रखिए कि ऐसा हो सकता है आपके ट्रांसप्लांटेशन, अगर आपको सच में जरूरत है तो कराना, मजाक मत करना। पैनक्रियास की अगर हम बात करें तो हाउ लॉन्ग ट्रांसप्लांट अकर्स, तो पैनक्रियास की अगर हम बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट अबाउट एन 11 ईयर्स ग्राफ्ट हाफ लाइफ होती है 11 ईयर्स, और ज्यादातर लाइफ हो सकती है 30 ईयर्स और 60 ईयर्स। बट अगर हम बात करें पैनक्रियास की, तो पैनक्रियास में हो सकती है 24 ईयर्स, और किडनी के थ्रू अगर पैनक्रियास और किडनी दोनों कर रहे हैं तो फिर 32 ईयर्स। लिवर्स की अगर हम बात करें, लिवर में मेजोरिटी ऑफ पेशेंट जो 75% हैं वो 5 ईयर्स तक जी सके हैं। जो लॉन्गेस्ट रिपोर्टेड पीरियड है वो है 40 ईयर्स, और ओहियो स्टेट में है वो है 35 ईयर्स, ठीक है। हार्ट की अगर हम बात करें तो जो मीडियन सर्वाइवल रेट था इसमें 12.5 ईयर्स से ज़्यादा था, एंड हैव गोटन बेटर ईच डिकेड, और 10 साल के बाद और बेहतर होता गया। लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड था 29 ईयर्स और 5 मंथ का, ठीक है। लंग्स की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड ऑन 2017 डाटा के बेस पे जो 7.8 ईयर्स के हैं बायलेटरल, मतलब दोनों के दोनों लंग्स 7.8 ईयर्स जिए थे, और एक के साथ 4.8 यानी कि 5 साल जिए थे। डेट सर्वाइवल हैज गोटन बेटर ईच डिकेड, और 10 साल के बाद वो और ज़्यादा बेहतर होते गए। लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड था 14 साल 10 महीने का। वाई डोंट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स लास्ट अ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए वो क्यों नहीं रह जाते। वाई ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स कैन लास्ट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो लाइफ टाइम के लिए भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है कि कुछ नहीं भी रहते। अब वो क्या डिपेंड करता है सर, सम ऑफ द रीजन में बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, कुछ रीजन होते हैं आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं, जैसे यूवी रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आ जाना, सर्जरी करते टाइम आपके ऑर्गन्स को बाहर निकाल के रख देना, जिससे आपके ऑर्गन्स जो है वो एयर के कॉन्टैक्ट में आने से क्या होता है, फूलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन कैपेसिटी कम हो जाती है। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द ट्रांसप्लांट कुड वियर ऑन द ऑर्गन्स, जो लो ग्रेड ट्रांसप्लांटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती हैं, उसकी वजह से आपका ट्रांसप्लांटेशन वीक हो जाता है। और परसिस्टिंग डिसीजेज के कॉन्टैक्ट में आने से, एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आने से आपके ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। अगर आप यंग हो तो आपके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ करवा रहे हो तब भी सर्वाइविंग ज़्यादा है।
Other factors that could affect the life of the transplanted organs include how long the organ was outside the body. ये भी डिपेंड करता है कि organ जो थे कितने देर तक बाहर रखे हुए थे सर्जरी के दौरान. ऑर्गन जो है वो लिविंग के थ्रू करा है या डिसीज के थ्रू किया हुआ है. डिसीज मतलब डेड के थ्रू या कोमा वाले पेशेंट के थ्रू किया हुआ है, वो भी डिपेंड करता है. लंग्स आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. लंग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के प्रोन होती है, मतलब इन्फेक्शन से वो गिरी हुई होती है, बिकॉज दे आर इन कॉन्स्टेंट कंटैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जो कि आउटर वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट में रहती है, जिससे डिफरेंट पार्टिकुलर मैटर, एयर पार्टिकल्स, पॉल्यूशन, इन सब के कॉन्टैक्ट में आने से लंग्स जो है वो खराब होने लग जाती है. सेज ब्रायन ए विटसन एमडी, अ कार्डियोथोरेसिक सर्जन, जो कि हार्ट और लंग्स के सर्जन है. ठीक है, थोरेसिक रीजन होता है जो हमारे लंग्स का रीजन होता है, जिसमें थाइमस भी होता है. एंड द ओयो स्टेट वैक्सनर मेडिकल सेंटर्स लंग लीड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन. एट द एंड ऑफ द डे वी आर फाइटिंग बायोलॉजी. ये बात करते हैं कि इन्होंने जो डाइज हैं डीज, उन्होंने बोला कि हम बायोलॉजी से फाइट कर रहे हैं, हम अपनी बायोलॉजी के अगेंस्ट टेक्नोलॉजी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में तो होगा वही जो नेचर चाहेगी, जो बायोलॉजी चाहेगी. ठीक है. वेज टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स. ऑर्गन्स की लाइफ को कैसे हम ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं लाइफ को. कीप अप विद योर ट्रीटमेंट. अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाते रहिए. नो मैटर द ऑर्गन, द की टू ट्रांसप्लांट सक्सेस इज व्हाट अ पेशेंट डज इन द वीक. अपने वीक में क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उसके बेस पे अपने ऑर्गन का ख्याल रखिए. कीप अप विद योर ट्रीटमेंट. स्टे ऑन टॉप ऑफ द डाइट एंड एक्सरसाइज. अपने डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन रखिए. ये नहीं कि आज ऑर्गन लगवाया और कल पार्टी शार्टी, नहीं, क्योंकि ऑर्गन जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इफेक्टिव होते हैं, और आपके बॉडी में इफेक्टिव तभी होंगे जब आप उनका ख्याल रखोगे. एंड इट्स मस्ट कि आपकी बॉडी में आपको टेक केयर करनी है. मॉनिटर योर ओवरऑल हेल्थ. अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते रहिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहिए, जैसा मैंने आपको बताया, अपनी बॉडी के सिम्टम्स को मेजर करते रहिए. डोंट फॉल इनटू बैड हैबिट्स. बैड हैबिट्स में मत जाइए. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन सबको छोड़ दीजिए, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है और सामने आपकी डेथ भी हो सकती है. तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में. अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो जल्दी से. आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. प्लीज, मुझे मोटिवेशन की जरूरत है ना. आप लोग अगर मैं सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है ना. आप लोग मेरे सपोर्ट करोगे ना. आप लोग भी तो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो फिर कौन ही मुझे सपोर्ट करेगा. अगर आप ये सोच रहे हो कि कर देगा कोई और, कर देगा कोई और, तो प्लीज ऐसा मत करिए. आपके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे भी तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ना. तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहिए. आपका एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत खुशियां देता है. आपको दिखाऊं मैं, मेरे हर दिन कितने सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, आप कभी इमेजिन नहीं करोगे कि मेरे को कितनी खुशी होती है. ये देखो, आज मेरे 83 सब्सक्राइबर्स हो गए. ये देखो, आज मेरे 83 सब्सक्राइबर्स हो गए. ये देखो मेरे व्यूज कितने हो रहे हैं, मेरे ये वॉच टाइम कितने हो रहे हैं. ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है. मैं शो ऑफ करने के लिए नहीं दिखा रहा. मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरे लिए कितनी हेल्प कर रहे हो, आप मेरी कितनी मदद करते हो. कर दो, मजा आएगा. ठीक है, तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में से. मैम, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. ये दीपक अग्रवाल अपनी फैमिली ऐसे ही बढ़ाता जाएगा सब्सक्राइबर्स की फॉर्म में. तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. हंसते रहिए.